और चलिए अब नजर डालेंगे हमारी खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट पर और बात करते हैं यूपीएससी चेयरमैन की। देखिए, यूपीएससी चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी का इस्तीफा। डॉक्टर मनोज सोनी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेजा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डॉक्टर सोनी ने व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से इस्तीफा दिया। गुजरात में अनुपम मिशन को देना चाहते हैं अधिक समय। स्वामी नारायण संप्रदान की एक शाखा है अनुपम मिशन। और देखिए, कार्यकाल पूरा होने से पहले अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफा सौंप दिया गया है। हालांकि जीओपीटी ने फिलहाल उनका इस्तीफा स्वीकार अभी नहीं किया है। डॉक्टर सोनी ने 2017 में यूपीएससी बतौर सदस्य ज्वाइन किया था। 16 मई 2023 को उन्होंने यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था। जून की आखिरी सप्ताह में डॉक्टर सोनी ने इस्तीफा दिया था। डॉक्टर मनोज सोनी का कार्यकाल 2029 में पूरा होने वाला था। 3 बार वाइस चांसलर रहे हैं डॉक्टर सोनी। और देखिए, डॉक्टर सोनी के नाम रहा रिकॉर्ड। 2005 में देश के सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर का भी रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था और अभी यहां पर उन्होंने इस्तीफा सौंपा है। हालांकि जीओपीटी ने फिलहाल उनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है। आपको बता दें कि निजी कारणों के चलते इस्तीफा सौंपा है। डॉक्टर सोनी ने 2017 में यूपीएससी बतौर सदस्य ज्वाइन किया था। 16 मई 2023 को उन्हें यूपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया था। जून की आखिरी सप्ताह में डॉक्टर सोनी ने इस्तीफा दे दिया था। डॉक्टर मनोज सोनी का कार्यकाल 2029 में पूरा होने वाला था। 3 बार वाइस चांसलर रही डॉक्टर सोनी के नाम रिकॉर्ड रहा है। 2005 में देश के सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर का रिकॉर्ड भी उन्होंने अपने नाम किया है। अब सरकारी अस्पताल में होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने विधानसभा में जानकारी दी। चिकित्सा विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान जानकारी दी। कहा, प्रदेश में चिकित्सा तंत्र को ऑनलाइन करने के लिए जारी है प्रयास। इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लागू करने की तैयारी की जा रही है। राजकीय अस्पतालों में बायोमेट्रिक उपस्थिति की तैयारी यहां पर की जा रही है। बेहतर मॉनिटरिंग के लिए अस्पतालों में जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो लगाए जाएंगे। अभी तक 96% जिला, 99% उप जिला, 62% से अधिक सैटेलाइट अस्पतालों में दर्ज हो रही बायोमेट्रिक उपस्थिति। 96% जिला अस्पताल, 100% उप जिला अस्पताल, 62% से अधिक सैटेलाइट अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। तो एक बड़ा बदलाव, एक अच्छी पहल यहां पर शुरू की जा रही है। बायोमेट्रिक यहां पे लगाने की जो पहल है वो यहां पर होगी ताकि जो उपस्थिति है वो उसके माध्यम से दर्ज हो पाए। आपको बता दें कि जो इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 है उसको लागू करने की तैयारी यहां पर नजर आती है। राजकीय अस्पताल में बायोमेट्रिक उपस्थिति की तैयारी की जा रही है। बेहतर मॉनिटरिंग के लिए अस्पताल में सीसीटीवी कैमरास भी लगाए जाएंगे। अभी तक 96% जिला, 99% उप जिला, 62% से अधिक सैटेलाइट अस्पतालों में दर्ज हो रही बायोमेट्रिक उपस्थिति। 96% जिला अस्पताल, 100% उप जिला अस्पताल, 62% से अधिक सैटेलाइट अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। बिना फास्टैग टोल प्लाजा से गुजरना पड़ेगा महंगा। विंडशील्ड पर फास्टैग नहीं तो लगेगा डबल टोल। एनएचएआई के अनुसार बिना फास्टैग देना होगा डबल टोल टैक्स। फास्टैग नियमों की उल्लंघन पर किया जाता है ब्लैकलिस्ट और इसको लेकर एनएचएआई ने जारी की मानक संचालन प्रक्रिया। टोल प्लाजा पर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ किया जाएगा दर्ज। सीसीटीवी फुटेज को गैर फास्टैग मामलों में दर्ज किया जाएगा। कई वाहन चालक जानबूझकर विंडशील्ड पर नहीं लगाते हैं फास्टैग। फास्टैग लाइन में प्रवेश करने पर टोल पर देर होने लगता है जाम और ऐसे में एनएचएआई ने फास्टैग जारी करने वाली बैंकों को भी निर्देश यहाँ पर जारी की है। तो आपको जानकारी दे दें कि गैर फास्टैग मामलों में अब जो वाहन चालक हैं उन पर यहाँ पे मामला दर्ज होगा, क्योंकि विंडशील्ड पर कई बार जो होते हैं जानबूझकर फास्टैग नहीं लगाते हैं। ऐसे में फास्टैग लाइन में प्रवेश करने पर टोल पर देर होने लगता है और जाम लग जाता है। एनएचएआई ने फास्टैग जारी करने वाली बैंकों की भी यहाँ पे निर्देश जारी किए हैं। घरेलू उपभोक्ताओं से फिर फ्यूल सरचार्ज की वसूली। 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं की फ्यूल सरचार्ज छूट बंद। दरअसल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछले वर्ष अगस्त में छूट दी थी। सभी घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में फ्यूल सरचार्ज छूट देने का आदेश यहाँ पे जारी किया गया था। इस राशि का बजट प्रावधान मार्च 2024 तक की बिलिंग पर किया गया। सूत्रों के मुताबिक डिस्कॉम्स ने ऊर्जा विभाग से इस बारे में मांगा था मार्गदर्शन, जहां से मिले संकेत के बाद अब फ्यूल सरचार्ज वसूली की चर्चाएं तेज हो चुकी है।
बिल में सरचार्ज की 61 पैसे प्रति यूनिट से गणना की गई। हालांकि 200 यूनिट से कम उपयोग पर अभी भी जो छूट है वो चालू रहेगी, लेकिन उपभोक्ताओं पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भार यहां पर पड़ने वाला है। इस राशि का बजट प्रावधान मार्च 2024 तक की ही बिलिंग पर किया गया था और सूत्रों की माने तो डिस्कॉम्स ने ऊर्जा विभाग को इस बारे में मार्गदर्शन के लिए कहा था, जहां से संकेत मिले हैं कि अब इन संकेत के बाद से ये जो फ्यूल सरचार्ज वसूली है वो शुरू हो जाएगी। बिल में सरचार्ज की 61 पैसे प्रति यूनिट से गणना की गई है। हालांकि 200 यूनिट से कम उपयोग पर अभी भी जो छूट है वो आगे भी जारी रहेगी। 64 इकाइयां द्रव्यवती नदी में छोड़ रही वेस्ट और नदी में छोड़ रही अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट। आपको बता दें कि जेडीए आयुक्त मंजू राजपाल ने जेडीए अभियंताओं की बैठक की। कहा, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में कुल 18 इकाइयां हैं, जिनमें से 15 इकाइयों को नोटिस जारी किया जा चुका है। मंडल की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इनमें से 8 इकाइयों पर पर्यावरण जुर्माना लगाया गया और शेष 7 इकाइयों पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया यहां पर चल रही है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में कुल 46 औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें सुदर्शनपुरा क्षेत्र में 2 इकाइयां, सांगानेर क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 30 इकाइयां हैं, सीतापुरा क्षेत्र में 14 इकाइयां हैं और देखिए सीतापुरा क्षेत्र की 2 इकाइयों को बंद कर दिया गया। 7 इकाइयों पर पर्यावरण जुर्माना लगाया जा चुका है और 5 इकाइयों को नोटिस यहाँ पे दे दिया जा चुका है। अवैध रूप से संचालित 8 इकाइयों को जेडी ने नोटिस दिया था, तो ये बड़ा कदम यहाँ पर लिया गया है। और आपको ये भी बता देते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कितनी इकाइयां हैं और किस तरह से जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल है उसने इन पर जुर्माना भी लगाया था और कई इकाइयों को यहाँ पे बंद भी किया है। देखिए, कुल 46 औद्योगिक इकाइयां हैं, जिनमें सुदर्शनपुरा क्षेत्र में 2 इकाइयां, सांगानेर क्षेत्र में 30 इकाइयां, सीतापुरा क्षेत्र में 14 इकाइयां हैं और सीतापुरा क्षेत्र की 2 इकाइयों को बंद कर दिया गया। 7 इकाइयों पर पर्यावरण जुर्माना लगाया जा चुका है तथा 5 इकाइयों को नोटिस यहाँ पे दे दिया गया है। अवैध रूप से संचालित 8 इकाइयों को जेडी ने नोटिस यहाँ पर दिया है। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग का 10 साल का एक्शन प्लान सिर्फ खानापूर्ति। देखिए, सड़क सुरक्षा विभाग 2021 में हुआ गठन। कई प्रदेश ऐसे जहां सड़क सुरक्षा आयुक्त के पद पर डेडिकेटेड आईएएस अधिकारी, लेकिन प्रदेश में परिवहन विभाग के अधिकारी ही संभाल रहे सड़क सुरक्षा का जिम्मा। सड़क सुरक्षा विभाग बनने के बाद विभाग में अभी तक कोई नया पद सृजित नहीं हुआ है। परिवहन विभाग का ध्यान सिर्फ राजस्व अर्जन पर, इसीलिए प्रदेश में बढ़ रही है सड़क दुर्घटनाएं। 2013 में हर दिन होती थी 25 मौतें और अब 34 मौतें हर रोज हो रही है, यानी कि आंकड़ा यहां पर बढ़ चुका है। ऐसे में सड़क सुरक्षा का 10 वर्ष का जो एक्शन प्लान बनाया गया है उसे कैसे पूरा यहां पर किया जाएगा। प्रशासनिक सुधार समिति की 2012 की रिपोर्ट है, 1 लाख वाहनों पर 1 परिवहन सेवा का अधिकारी होगा, लेकिन अभी करीब 2 लाख वाहनों पर करीब 1 अधिकारी है। यानी कि जो रिपोर्ट पहले तैयार की गई थी उस रिपोर्ट पर भी अभी खरा नहीं उतर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एक्शन प्लान था वो यहाँ पर फेल नजर आ रहा है। ऐसे में सड़क सुरक्षा का 10 वर्ष का जो एक्शन प्लान बनाया गया था, अब उसे कैसे यहाँ पे पूरा किया जाएगा, कैसे कंप्लीट होगा, ये अपने आप एक बड़ा चैलेंज नजर आता है। वो इसलिए क्योंकि प्रशासनिक सुधार समिति की 2012 की रिपोर्ट है कि 1 लाख वाहनों पर 1 परिवहन सेवा का अधिकारी होगा, लेकिन अगर अभी की बात करें तो करीब 2 लाख वाहनों पर 1 ही अधिकारी यहाँ पर है। तो जो तमाम प्लान्स है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके अंदर फेलियर नजर आता है। जयपुर के जंतर मंतर पर आज वायु प्रशिक्षण होगा। आपको बता दें कि आषाढ़ी पूर्णिमा पर आज वायु परीक्षण होगा। आज शाम 7:17 पर पताका फहराई जाएगी। व्रत सम्राट यंत्र पर वायु परीक्षण होगा। शहर के सभी नामचीन ज्योतिष इस परीक्षण में जुटेंगे। वायु परीक्षण कर बरसात की गणना यहाँ पर की जाएगी। जंतर मंतर अधीक्षक प्रतिभा यादव ने इसकी जानकारी दी। वक्त की अगर बात करें तो 7:17 पर आज पताका यहाँ पर फहराई जाएगी। आषाढ़ी पूर्णिमा पर वायु परीक्षण होगा और आपको बता दें कि व्रत सम्राट यंत्र पर वायु परीक्षण होगा। शहर के सभी नामचीनी ज्योतिष इस परीक्षण में जुटेंगे। और देखिए, वायु परीक्षण कर बारिश की गणना यहाँ पर की जाएगी। जंतर मंतर अधीक्षक प्रतिभा यादव ने इस बात की जानकारी यहाँ पर दी है।